नमस्कार, मेरा नाम है नील। दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। पहला एडिटोरियल जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं द हिंदू अखबार में आया है, अ वाइट टच टू अ रिफ्रेश्ड ग्रीन रेवोल्यूशन। लिखा है इसको अरुण मायरा साहब ने, जो प्लानिंग कमीशन के साथ भी जुड़े रहे हैं। कंटेक्स्ट क्या है? हाल ही में 100वीं वर्षगांठ मनाई गई वर्गीज कुरियन साहब की। वर्गीज कुरियन कौन थे हम जानेंगे अभी, लेकिन उनका ताल्लुक था व्हाइट रेवोल्यूशन से। आमूल जो ब्रांड आप जानते हैं, जिसका उदय गुजरात में होता है, उसके एक प्रकार से वो जनक थे। तो व्हाइट रेवोल्यूशन, जिसके बाद भारत में दुग्ध क्रांति आई, 1970 में ऑपरेशन फ्लड आया। ऑपरेशन फ्लड क्यों लॉन्च किया गया था? भारत में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। तो उस सबके जनक माने जाने वाले वर्गीज कुरियन की 100वीं जयंती मनाई गई हाल ही में 26 नवंबर को। तो व्हाइट रेवोल्यूशन से ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? यानी कि 1960-70 के दशक में जब भारत ने खेती में कई प्रयोग किए, ऐसे प्रयोग किए, नए किस्म के बीज, बेहतर खाद, सिंचाई के साधनों का इस्तेमाल करके भारत के एग्रीकल्चरल आउटपुट को, खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाया और एक तरीके से सेल्फ सफिशिएंसी पाई, आत्मनिर्भरता पाई खाद्यान्न उत्पादन में। उसको कहा गया ग्रीन रेवोल्यूशन। लेकिन अरुण मायरा साहब पॉइंट आउट करते हैं, हम ब्रॉड आउटलाइन जान लेते हैं, वो पॉइंट आउट करते हैं कि जब 100वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही थी व्हाइट रेवोल्यूशन की, तभी, और ये महज संयोग तो नहीं है कि तभी उस एरिया से, इशारा पंजाब की तरफ है, उस एरिया से जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन की सबसे बड़ी मुखर शुरुआत हुई थी, यानी पंजाब के एरिया से, हरियाणा के एरिया से, वहां के किसान 1 साल पहले आंदोलन छेड़े हुए थे फार्म बिल्स के खिलाफ। तो वो कहते हैं कि क्या ऐसी चीजें हैं जो ग्रीन रेवोल्यूशन व्हाइट रेवोल्यूशन से सीख सकता है और हरे से थोड़ा और हरा हो सकता है, ग्रीन रेवोल्यूशन थोड़ा और ग्रीनर हो सकता है। तो उसकी चर्चा ये शुरुआत करते हैं इस कंटेक्स्ट के साथ। फिर कहते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन में मूलभूत अंतर क्या था, राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, उनके विजन के स्तर पर, इसकी वो बात करते हैं। उसके बाद उनमें से कुछ बिंदुओं की वो विस्तार में चर्चा करते हैं कि इक्विटी यानी समता को लेकर इन दोनों रेवोल्यूशंस में क्या अंतर था, प्रोडक्टिविटी को कैसे ये दोनों रेवोल्यूशंस परिभाषित करते थे, उसमें क्या अंतर था। इसके बाद वो कहते हैं कि क्या सीखी जा सकती हैं, इसके बारे में वो 5 बिंदु देते हैं। और ये 5 बहुत शानदार बिंदु हैं, ना सिर्फ ये समझने के लिए कि ग्रीन रेवोल्यूशन व्हाइट रेवोल्यूशन से क्या सीख सकता है, बट ये जानने के लिए भी कि किसी भी बेहतर नीति को जब प्रशासक बना रहे होते हैं, नेता बना रहे होते हैं, तो किन चीज़ों का ध्यान रखा जाने पर हमें वो एंड्स अचीव कर पाते हैं, वो नीतियाँ जो वो करना चाहती हैं। जैसे भारत सरकार क्या कहती है कि किसानों की आय को दुगना किया जाएगा, तो इस पर भी वो ध्यान दिलाएंगे कि उसको दुगना करना है तो फोकस उस चीज पर होना चाहिए। डिटेल में खैर हम आगे बात करते हैं। तो डिटेल में बात शुरू करते हैं। अभी हाल ही में वर्गीज कुरियन जी की 26 नवंबर 2021 को 100वीं जयंती मनाई गई। 100वीं जयंती मनाई गई। वर्गीज कुरियन को याद क्यों किया जाता है कि लाखों लोग जो गाय भैंस पाला करते थे, कैटल रियरिंग कम्युनिटी जिसको हम कहते हैं, खासतौर पे गुजरात में, और उसमें भी खास तौर पे महिलाएं जिनके जिम्मे ये ज्यादातर काम था, उनके जीवन को पलट देने का श्रेय, किस स्तर पे पलट देने का, उनको आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने का श्रेय वर्गीज कुरियन को जाता है। उन्होंने क्या किया वो हम जानेंगे। लेकिन फिर वहीं दूसरी ओर ये जयंती मनाई जा रही थी, एक ओर वहीं दूसरी ओर भारत की सरकार एक कुछ कानूनों को वापस ले रही थी किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद। तो वो विरोध प्रदर्शन पंजाब के किसान कर रहे थे। पंजाब वो जगह है जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे मुखर रूप में सामने आया। 5 नदियों का राज्य, भरपूर कृषि उत्पादन होता है वहां से। तो ऐसी क्या परेशानियां आ गई हैं कि वहां के किसान सरकार की इन नीतियों पर विश्वास नहीं कर पाए। तो इन दो स्थितियों को बरक्स रखकर अरुण मायरा साहब अपने एडिटोरियल में आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करें, व्हाइट रेवोल्यूशन हमने बात कर ली इनफॉर्मली, दुग्ध क्रांति को कहा जाता है, जो दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। इनका जन्म रफली सेम समय पर हो रहा है। 1960-70 का ही दशक है जब ये दोनों चीज हो रहे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन भी, हरित क्रांति भी, व्हाइट रेवोल्यूशन भी, दुग्ध क्रांति भी। तो एक प्रकार से ये दोनों जुड़े हुए हैं एक जगह से। लेकिन अंतर कहाँ पे आ रहा है? अंतर आ रहा है कि उनके पर्पसेस अलग थे, उनकी जो एम थे, उनकी जो जिस चीज को वो अचीव करना चाहते थे वो अलग थी। कैसे अलग थे? ग्रीन रेवोल्यूशन का टारगेट था भारत को
खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। बड़ा एम था ये भी। लेकिन व्हाइट रेवोल्यूशन का एम क्या था? कभी भी ये नहीं था कि दूध का उत्पादन बढ़ाना है। वो ऑपरेशन फ्लड था जो भारत सरकार 1970 में लॉन्च करती है। व्हाइट रेवोल्यूशन का एम था कि गुजरात के जो छोटे किसान हैं, जो आंदोलन अमूल के साथ शुरू होता है, गुजरात में शुरू होता है, उसका एम था कि गुजरात के जो छोटे-छोटे किसान हैं, उनकी आय बढ़ानी है, उनकी इनकम बढ़ानी है। तो ये एम में अंतर है। देखेंगे कि कैसे-कैसे ये अंतर आगे बढ़ता गया। ग्रीन रेवोल्यूशन एक टेक्नोक्रेटिक एंटरप्राइज था। टेक्नोक्रेटिक एंटरप्राइज मतलब कि कुछ एक्सपर्ट्स ये तय करते हैं कि किसी भी जगह के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए बेस्ट क्या है। वो कैसे तय करते हैं? बड़े अच्छे से तय करते हैं। दुनिया भर के उदाहरणों को चेक करते हैं, दुनिया भर के दूसरे अनुभवों को चेक करते हैं। एक्सपर्ट दूसरे डोमेन्स के एक्सपर्ट से बात करते हैं और एक राय पर पहुंचते हैं और वहाँ के लोगों से या उस क्षेत्र के लोगों से कहते हैं कि ये आपके लिए बेस्ट है। ये हो गया एक प्रकार का टेक्नोक्रेटिक एंटरप्राइज, टॉप डाउन अप्रोच जिसे आप कह सकते हैं। जबकि व्हाइट रेवोल्यूशन क्या था? व्हाइट रेवोल्यूशन एक सोशियो इकोनॉमिक एंटरप्राइज था जिसमें राजनीतिक तत्व भी शामिल थे। कैसे शामिल थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल और त्रिभुवन दास कृषि भाई पटेल का एक विजन था कि गुजरात के किसानों की अगर आय बढ़ानी है, छोटे किसानों की अगर आय बढ़ानी है, तो पूरी तरह से कृषि पे आश्रित नहीं रह सकते। तो क्या दूध उत्पादन के साथ कुछ किया जा सकता है? कैसे किया जाएगा? टॉप डाउन अप्रोच नहीं होगा। उन्हीं को कहा जाए कि अपना कोऑपरेटिव बनाइए। और इतना आसान भी नहीं है, हम आगे देखेंगे। तो एक ये अंतर हो गया कि ग्रीन रेवोल्यूशन एक टेक्नोक्रेटिक एक्सरसाइज रहा, जबकि व्हाइट रेवोल्यूशन जमीन से उभरने वाला एक सोशियो इकोनॉमिक एंटरप्राइज रहा जिसमें राजनीतिक चेतना भी शामिल थी। और उसके बाद वर्गीज कुरियन अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं, मेरा भी एक स्वप्न था, आई टू हैड अ ड्रीम, उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है, कि वो बताते हैं कि कैसे इस एंटरप्राइज ने जन्म लिया। हम थोड़ा उसके बारे में आगे और जानेंगे। और आज उस एंटरप्राइज से जन्म लिया अमूल दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स में से एक माना जाता है। दुनिया के कई देशों में गया है, दुनिया के कई देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों को इसने टक्कर दी है और वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स जो दुनिया के हैं उनके समकक्ष खड़ा है। ये कई किसानों के कोऑपरेटिव समूह से जन्मा एक ब्रांड। इस पर बहुत पहले एक फिल्म भी आई थी 1970 के दशक में, 76 में एक फिल्म आई थी श्याम बेनेगल की, नाम था मंथन। इस फिल्म के साथ भी, ये फिल्म एक फिक्शनल अकाउंट है उस अमूल के आंदोलन की ही, लेकिन इसकी भी खास बात ये थी कि 5 लाख किसानों ने इसके लिए 2 रुपए प्रति किसान दिए थे और जो 10 लाख रुपए जमा हुआ था उससे ये फिल्म बनी थी। इस फिल्म को कभी देखा जा सकता है। बहरहाल हम वापस इस पर आते हैं कि अमूल या जो व्हाइट रेवोल्यूशन जहां से शुरू हो रहा है, तो केवल इतना नहीं था कि कुछ किसान जुड़ गए, कोऑपरेटिव बन गया और दूध उत्पादन होने लगा। कई टेक्नोलॉजिकल समस्याएं थी। उन टेक्नोलॉजिकल समस्याओं के इलाज के लिए ही इन्होंने आमंत्रित किया वर्गीज कुरियन, जो कि एक भारतीय छात्र थे, भारत सरकार की स्कॉलरशिप पे अमेरिका में पढ़ने गए थे। उनको आमंत्रित किया कि यहाँ पर आकर आप सहायता कीजिए, इसको एस्टैब्लिश करने में मदद कीजिए। वर्गीज कुरियन और उनकी टीम आती है, यहाँ पर कार्य करती है और ऐसे सॉल्यूशंस को डेवलप करती है जो कि लोकल अप्लाई किए जा सकते थे। उन्होंने पाया कि गाय का दूध का उत्पादन कम है, भैंस का दूध का उत्पादन ज़्यादा है, तो भैंस के दूध को स्किम पाउडर में चेंज किया जाए। हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, वो कहानी फिर कभी सुनी जाएगी। लेकिन बात ये थी कि लोकल टेक्नोलॉजीज डेवलप की गई, टेक्नोलॉजी ज़रूर डेवलप की गई, इंजीनियरिंग माइंड्स ही लगे, लेकिन वो लोकल सेंसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए डेवलप की गई। जबकि जो दुनिया भर के एक्सपर्ट थे, स्पेशली जो फॉरेन एक्सपर्ट थे, वो कह रहे थे कि इस प्रकार का मैकेनाइज्ड सेटअप, इस प्रकार का उन्नत सेटअप भारत में सेटअप नहीं किया जा सकता। किसान जानते नहीं हैं, अनपढ़ हैं, इलिटरेट हैं, कैसे सीखेंगे टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस चीज़ों को चला पाना, दूध की पैकेजिंग कर पाना, उनको दूर दूर के क्षेत्रों तक भेज पाना। लेकिन ये सब संभव हुआ, ऐसा वर्गीज कुरियन अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं। वर्गीज कुरियन ये भी बताते हैं, कई राजनीतिक बैटल्स की भी वो चर्चा करते हैं, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। वो कहते हैं बार बार कि ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अमूल या जो दुग्ध उत्पादन क्रांति है, व्हाइट रेवोल्यूशन है, वो अचीव कर पाया, यानी छोटे किसानों की आय बढ़ाने के अपने एम को अचीव कर पाया, क्योंकि उसने इस एम को हमेशा अपने केंद्र में रखा। इक्विटी को अचीव करने को हमेशा फोरग्राउंड करके रखा गया। ऐसा नहीं कि अभी उत्पादन बढ़ाते हैं, उत्पादन बढ़ेगा तो किसान खुद अमीर हो जाएंगे। किसानों की आय बढ़ाना एम है
और देखा गया कि आय बढ़ी तो दूध का उत्पादन भी बढ़ा। तो एक अंतर ये था। जबकि ग्रीन रेवोल्यूशन का एम क्या था कि आउटपुट बढ़ाना है। आउटपुट कैसे बढ़ाना है? नए नए किस्म की बीज की प्रजातियां आई। देखिए ध्यान रखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन की अपनी महत्ता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बात ये नहीं हो रही कि कोई कमतर है, बात ये हो रही है कि दोनों के जब लक्ष्य अलग हैं या किसी भी स्कीम का जो लक्ष्य है वो तय करता है कि हमें एंड गोल्स क्या अचीव होंगे। तो उसी अर्थ में इसको समझिएगा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए क्या किया गया? उन्नत प्रजाति के बीज लाए गए। इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हुआ ताकि बेहतर तरीके से उत्पादन को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा क्या इस्तेमाल हुआ? बड़े बड़े बांध बनाए गए जिसमें बहुत सारे लोग डिस्प्लेस भी हुए, लाखों लोग अपनी जगह से विस्थापित हुए क्योंकि उन बांधों को बनाना था। आखिर टिहरी डूबती है तो दिल्ली को बिजली मिलती है, लेकिन डैम्स भी बने। उसके अलावा नए प्रकार की खेती भी आई, मोनोक्रॉपिंग यानी कि कम फसलों, एक या दो फसलों को उगाना किसी एक खेत या मैदान पे, क्योंकि इसकी दूसरी इतर क्या होती है? मिक्स्ड क्रॉपिंग, जिसमें एक ही पीस ऑफ लैंड पे कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। उसके अपने फायदे थे। मोनोक्रॉपिंग के फायदे ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ जुड़ते थे, क्योंकि अगर एक ही फसल उगानी है तो ज्यादा आसान है। उसके उन्नत बीजों पर काम करना, उसके लिए मार्केट में फर्टिलाइजर को अवेलेबल कराना, उसको इरिगेट करना, कटाई करके उसको मार्केट में बेचना, ये सब आसान हो जाता है। तो कई जो दूसरी फसलें थी जिनको आज के समय में मोटा अनाज कहा जाता है, उनमें से कुछ अब सुपर फूड्स भी बनने लगे हैं। तो वो फसलें छूटती गई, वो आज वापसी कर रही हैं सुपर फूड्स के तौर पर, लेकिन वो हमारे फूड बास्केट से बाहर हो गई। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन के डिजाइन में अंतर था। इसके अलावा और अंतर क्या था? तो पिछला अंतर देखिए, हमने ध्यान दीजिएगा क्या देखा। हमने कहा कि बराबरी पर जोर, समता पर जोर, बराबरी भी नहीं, समता बेहतर वर्ड है, इक्वलिटी नहीं, इक्विटी पर जोर, कि जो जितना कर सकता है उसको उसके लिए उतने साधन मुहैया करा देना। जो छोटा किसान है वो अपनी आय को जितना बढ़ा सकता है उतना बढ़ा सके, बड़ा भी बढ़ा सकेगा, बट इक्विटी पर जोर दिया, साधन मुहैया कराने पर जोर दिया। दूसरी चीज क्या, बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्रोडक्टिविटी। कई बार हमें लगता है कि चीजों की परिभाषाएं बिल्कुल ऑब्जेक्टिव हैं, यानी कि प्रोडक्टिविटी किसी भी चीज में बहुत ज्यादा एफिशिएंसी, इतनी साधारण बात नहीं है। क्योंकि आधुनिक फैक्ट्री में क्या माना जाता है कि जो मजदूर है, जो वर्कर है, वो केवल किसी भी संस्थान की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए है। अगर परिभाषा ये है तो कल को बेहतर मशीन आएगी, आप उस वर्कर को बाहर कर देंगे, कहेंगे कि अब तो कम वर्कर से काम चलता है, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी की परिभाषा में वर्कर का सुख शामिल नहीं था, वर्कर के जीवन का स्तर बढ़ना शामिल नहीं था। शामिल क्या था? फैक्ट्री का उत्पादन बढ़ना। लेकिन व्हाइट रेवोल्यूशन में हमेशा जोर छोटे किसानों की आय बढ़ाने पे था। और देखिए सुधार वही हुआ, छोटे किसानों की आय बढ़ी, दूध उत्पादन बढ़ा। भारत विश्व में अग्रणी देशों में से है दूध उत्पादन के मामले में। तो प्रोडक्टिविटी अगर केवल आउटपुट पर वर्कर है तो वो तो वर्कर को निकाल कर भी अचीव किया जाता है। 10 की जगह 3 ही वर्कर रखे जाएं, साथ में मशीन काम करे। लेकिन ये एडिटोरियल कहता है कि ये प्रोडक्टिविटी का, उत्पादन क्षमता को मापने का गलत परिभाषा है, उसकी गलत परिभाषा है। किसी का भी पर्पस, किसी एंटरप्राइज का, स्पेशली अगर वो किसानी या दुग्ध उत्पादन जैसे क्षेत्रों से जुड़ा है या किसी भी क्षेत्र से जुड़ा है, आप सोच के देखिएगा, तो उसका एम होना चाहिए कि उसके साथ जो लोग जुड़े हैं उनकी भी तो इनकम में सुधार होना चाहिए, उनके भी जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए। और इसी आधार पर अगर काम किया जाएगा तो किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य को जो सरकार अचीव करना चाहती थी 2022 तक, वो उस पर काम कायदे से हो पाएगा। इसके अलावा नए सॉल्यूशंस की जरूरत है। नए सॉल्यूशंस की जरूरत है, यानी कि जो अभी हमारी आर्थिक और मैनेजमेंट की समझ है उसमें भी आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। कैसे? क्योंकि इस समझ ने नेचर को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। ग्रीन रेवोल्यूशन से हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर तो हुए, लेकिन छोटे किसानों पर कर्जों का बोझ भी बढ़ा। ये क्रिटिक है ग्रीन रेवोल्यूशन का। उसके फायदों की फेहरिस्त अपनी है, उस पर चर्चा हम फिर कभी करेंगे। अभी तो हम क्रिटिक कर रहे हैं व्हाइट रेवोल्यूशन के बरक्स रख के, उससे कंपेयर करके, वीजा वी व्हाइट रेवोल्यूशन। क्या अंतर थे? कि एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान हुआ केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल से। तो ऐसे में नई नीतियों की जरूरत है। और फिर क्या और सीखा जा सकता है अगर उसको 5 बिंदुओं में समाहित करना हो, तो इसके लिए कुरियन साहब से द्वारा स्थापित एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, आनंद, गुजरात में ही है। वहां पर एक सेमिनार हुआ और 5 बिंदु क्या बताए गए उसकी चर्चा के साथ ये एडिटोरियल समाप्त होगा। पहला बिंदु क्या था कि जो किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए जो संस्थान बना है
उसका जो मैनेजमेंट है उसमें इंक्लूजन और इक्विटी यानी सबको साथ लेके चलने का भाव और सबके प्रति समता का भाव उसमें हार्ड वायर्ड होना चाहिए। उसके लक्ष्यों में ये स्पष्ट होना चाहिए कि हमारा प्राइमरी मोटिव जो रहेगा वो हमारे साझेदारों के फायदा उसमें उसका प्राइमरी फोकस रहेगा, रेदर देन दूसरा क्या हो सकता है कि जो पैसा लगा है, पूंजी का निवेश जो किया जा रहा है उसमें उस पर बेहतर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। वो प्राइमरी फोकस अगर रहेगा तो ये प्राइमरी फोकस नहीं रह सकता। दूसरा क्या आता है, सोशल साइड किसी भी एंटरप्राइज का जो सामाजिक पक्ष है और सामाजिक लक्ष्य है वो उतना ही महत्वपूर्ण है, अगर ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसका बिजनेस साइड है। प्रॉफिट किसी भी एंटरप्राइज को कमाना होगा अगर उसको आगे बढ़ना है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण क्या है कि उसके साथ जो लोग हैं, इसको हम एक तरीके से नॉन कॉर्पोरेट एलिमेंट कह सकते हैं, जो उस लक्ष्य के नॉन कॉर्पोरेट एलिमेंट्स हैं उनको भी साथ में बढ़ना होगा। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आजकल छूटने लगी है समझ से लोगों की, कि समाधान जो है वो ग्लोबल जितने सफल होने की गुंजाइश है उससे ज्यादा सफल होने की गुंजाइश है कि समाधान लोकल हो, यानी कि सॉल्यूशंस मस्ट बी लोकल सिस्टम सॉल्यूशन रेदर देन ग्लोबल और नेशनल। कि दिल्ली से हर नीति चलनी नहीं चाहिए, जरूरत हो कि दिल्ली उस पर नजर रखे, दिल्ली ध्यान दे, दिल्ली हाथ पकड़ाए, लेकिन जो नीतियां हैं वो लोकल लेवल पर तय हो पाए तो उनमें बेहतर रिसोर्स एलोकेशन आ पाता है। जो लोकल पर्यावरण है उसका ध्यान में रख के वो नीतियां बनती हैं और वो नीतियां अपना पोषण जो है वो वहाँ के लोकल एनवायरनमेंट से पाती हैं, क्योंकि उसकी जड़ें वहाँ की लोकल एनवायरनमेंट में होती हैं। आप उदाहरण सोचेंगे तो आपके मन में खुद बहुत से उदाहरण आने लगेंगे, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। चौथा, विज्ञान को लेकर लोगों के मन में बहुत गलतफहमी है कि विज्ञान वही है जो यूनिवर्सिटीज से फ्लो करता है आम लोगों के बीच। विज्ञान केवल एक सोच का नाम है। आपको समस्याओं को सुलझाने के लिए तार्किक होना पड़ता है, रैशनल होना पड़ता है, और वो विज्ञान, असल विज्ञान वही है जो प्रैक्टिकल हो और लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जा सके। जैसा कि वर्गीज कुरियन के केस में हमने देखा कि वर्गीज कुरियन ने कहा कि बहुत सारी चीजें हमने लोगों को देखकर जानी, सीखी और फिर अपने टेक्नोलॉजी में उसको ढाला। तो वैज्ञानिक भी बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर वो इस चीज को लेकर क्लियर रहें कि विज्ञान भी ऊपर से नीचे फ्लो करे, ये जरूरी नहीं है। विज्ञान में भी नॉलेज का एक्सचेंज दोनों साइड से हो सकता है, सबके पास एक दूसरे से सीखने के लिए कुछ हो सकता है। पांचवी चीज क्या, सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। कोई भी ऐसा बदलाव जिसको लंबे समय तक स्थिर रहना है वो अपने आप धीरे धीरे आता है। इवोल्यूशन की प्रक्रिया केवल मानव जाति के विकास की प्रक्रिया नहीं है, कोई भी नीति भी धीरे धीरे इवॉल्व होती है। भारत में लोकतंत्र भी धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। अगर कोई भी सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, किसानों की आय बढ़ानी है, छोटे किसानों पर ध्यान रखना है, गरीबी का उन्मूलन करना है, तो उसके लिए छोटे छोटे लेकिन स्पष्ट कदम उठाने की आवश्यकता है। उदाहरण दिया गया है सेरोटोरियल में कि अगर किसी पेशेंट की तबीयत खराब है, आप बहुत तेजी से उसको सही करना चाहते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में नुकसान कर सकता है। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन ने पानी और मिट्टी को जहरीला बना दिया लगभग उत्तर भारत में। तो हमें धीरे धीरे समाधानों पर विश्वास करना चाहिए। यूएसएसआर के अलेक्से कोसिगिन जो तब के प्रीमियर थे वहाँ के सोवियत संघ के, जब कुरियन से मिलने आए थे तो कुरियन ने बहुत स्पष्ट कहा था कि चाहे वेस्ट पश्चिम की कॉरपोरेट नीति हो कि बिजनेसमैन किसानी को बदल देंगे, खेती को बदल देंगे, चाहे सोवियत संघ की नीति हो कि राज्य ऊपर से कुछ सॉल्यूशन फेंकेगा और गांव बदल जाएंगे, ये दोनों ही सॉल्यूशन गलत हैं। उनका मानना था कि सॉल्यूशन नीचे से आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। बस जो विकास का पथ है वो आगे की ओर अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र तो पूरी एक जीवन शैली है, केवल किसी सरकार का नाम तो है नहीं। तो उस जीवन शैली का जो आर्थिक पक्ष है, डेमोक्रेटिक इकोनॉमिक गवर्नेंस जो है, जो लोकतांत्रिक आर्थिक नीति है, उसमें स्पष्ट होना चाहिए कि वो आर्थिक नीति में जो बिजनेस है वो ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड गवर्न्ड बाय द पीपल भी हो। इसी के साथ ये एडिटोरियल समाप्त होता है। दूसरा एडिटोरियल हम बहुत ब्रीफली चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत सारे बिंदु इसमें नहीं है। इसको लिखा है अरुण प्रकाश साहब ने, जो रिटायर्ड चीफ हैं ऑफ नेवल स्टाफ। और बात क्या कही गई है इसमें इंडियन एक्सप्रेस के इस एडिटोरियल में, चाइना इन सी, इंडिया एट डॉक, IR इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से, GS पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से आप इसे समझ सकते हैं। एक बात कही गई है कि हाल ही में UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक पोर्ट है, पोर्ट का नाम क्या है, खलीफा पोर्ट में चाइनीज मिलिट्री फैसिलिटी एस्टेब्लिश की गई
तो भारत में लगातार चर्चा में रहा, अमेरिका में लगातार चर्चा में रहा कि चाइना की नेवी कितनी तेजी से पूरी दुनिया में अपने पांव पसार रही है। तो उस परिप्रेक्ष्य में ये कहते हैं कि चाइना ने बहुत पहले ही अपने व्हाइट पेपर में स्पष्ट कर दिया था कि हमारा जो एम है, एम क्या है, केवल मैरीटाइम पावर बनना नहीं, ग्रेट मैरीटाइम पावर बनना, एक महान समुद्री ताकत बनना चाइना का एम है, चाइना का लक्ष्य है। फिर वो हल्का सा इतिहास भी बताते हैं कि चाइना की जो नेवी है, पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी नेवी, PLAN, तो प्लान का जो इनिशियल आउटलुक था वो सोवियत रूस से आया था, क्योंकि दोनों समाजवादी मुल्क थे। सोवियत रूस ने चाइना को अपनी बहुत सारी नेवल शिप्स भी दी थी। तो चाइना का स्टार्टिंग आउटलुक वही था जो सोवियत रूस का था, जो भारत में आज भी बहुत सारे लोगों का है कि नेवी का मतलब क्या है कि युद्ध में अगर कभी सेना को नेवी की जरूरत पड़े तो नेवी उस जरूरत को पूरा कर सके। लेकिन अब धीरे धीरे चाइना का वो आउटलुक बदल चुका है 2010 के बाद से। वो इसका श्रेय देते हैं 2012 के सेक्रेटरी हु जिनताओ जो थे, शी जिनपिंग से पहले जो थे, उन्होंने जो नीतियों में बदलाव किया उनको उसका श्रेय दिया जाता है। क्या बदलाव किया कि चाइना का जो मैरीटाइम सेक्टर था, शिप बिल्डिंग सेक्टर था, उसमें सिविलियन यूज और मिलिट्री यूज को एक साथ जोड़ दिया गया। दुनिया भर में जो पोतवाहन मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट है, समुद्री यातायात है, उसमें इजाफा हुआ बहुत तेजी से। उसका फायदा उठा के चाइना ने जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है उसको बहुत मजबूत किया, और क्योंकि उसकी सिविल और मिलिट्री इंडस्ट्री एक जगह पे आ गई थी, कुछ साल बीतते बीतते वो इंडस्ट्री बहुत मजबूत हो गई। कितनी मजबूत हो गई कि 24 महीनों, 2 सालों के अंदर उन्होंने 30 अपने फ्रिगेट्स लॉन्च किए। फ्रिगेट एक प्रकार के फाइटर नेवल वेसल्स होते हैं, जबकि उदाहरण के तौर पे भारत में एक फ्रिगेट को बनने में 7 से 9 साल लग जाता है। तो इतना अंतर आ गया पिछले कुछ सालों में भारत और चीन के नेवल कैपेबिलिटीज के बीच। और ये भी ध्यान में रखना होगा कि चाइना का जो ये हालिया इजाफा है अपनी नेवल कैपेबिलिटीज में, उसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से महज जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड उसका एक मैरीटाइम कंपोनेंट है, मैरीटाइम सिल्क रोड। इसके तहत चाइना दुनिया भर के साथ रोड और समुद्री रास्तों से अपने आप को जोड़ रहा है, ट्रेड रूट्स को जोड़ रहा है, जो कभी उसका क्लेम है प्राचीन सिल्क रूट में। सिल्क जो प्राचीन दुनिया का एक पार्ट था, प्राचीन दुनिया का एक हिस्सा था सिल्क रूट, उसके कल्चर का हिस्सा था, उसको एक प्रकार से पुनर्जीवित कर रहा है। लेकिन ये एडिटोरियल क्लेम करता है कि ये महज उस चीज का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये इस चीज का भी हिस्सा है कि चीन अब अमेरिका को सीधी चुनौती देने लगा है, और उसकी नेवी की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि 2030 तक वो 460 वेसल्स, 460 शिप्स तक पहुंच जाएगी, जो दुनिया की किसी भी नेवी की उम्मीद से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। उसके बाद वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं, हिस्ट्री से सीख लेने की बात करते हैं। वो एक इतिहासकार KM पनिक्कर की चर्चा करते हैं कि उन्होंने कहा कि वास्को डी गामा जब 1498 में भारत आ जाता है, यानी समुद्री रास्ते की खोज कर लेता है यूरोप से भारत तक की, उसके बाद शताब्दियों का वो सिलसिला शुरू होता है जब तक भारत एक प्रकार से किसी न किसी रूप से गुलाम रहा, यूरोपीय देशों का व्यापारिक तरीके से गुलाम रहा। क्यों? क्योंकि किसी भी बादशाह के पास, किसी भी राजा के पास तब तक ये काबिलियत नहीं थी, ये विजन नहीं था कि वो समुद्री एरिया के लिए भी खुद को तैयार करें, अपनी नेवी तैयार करें। उनके पास एक मैरीटाइम विजन नहीं था। तो कह रहे हैं कि इस कमी से हमें अब बचना है। तो क्या क्या करना है अब हमें, बस इन्हीं बिंदुओं की चर्चा के लिए हमने ये एडिटोरियल डिस्कस किया। तो वो कहते हैं कि सबसे पहले तो हमें ये नहीं करना है कि आर्म्स रेस में नहीं घुस जाना है चाइना के साथ, क्योंकि ना तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम सब कुछ उसी में झोंक दें। तो हमें आर्म्स रेस में नहीं घुसना है, लेकिन एट द सेम टाइम अपनी सिक्योरिटी के लिए जरूरी इंतजाम कर लेने हैं कि जो हमारा पूरा कोस्ट है उसकी सुरक्षा के लिए हम बिल्कुल चाक चौबंद रह सकें। उसके अलावा बात केवल सिक्योरिटी तक नहीं रखनी, सिक्योरिटी प्लस पे जाना है। यानी भारत का जो ट्रेड रूट्स हैं, जो कि पूरे इंडियन ओशियन से होके गुजरते हैं, इंडो पैसिफिक पर भी निर्भर करते हैं, उन ट्रेड रूट्स को बचा के रखा जाए। और जो नए नए भारत पोर्ट्स अपने बना रहा है, प्रोजेक्ट बना रहा है, नेवल प्रोजेक्ट, जैसे चाबहार, ईरान में उसका एक प्रोजेक्ट है चाबहार, या अगालेगा आइलैंड जो है उसका एक और प्रोजेक्ट है मॉरिशस में। तो उन प्रोजेक्ट्स को समय रहते पूरा किया जाए, क्योंकि अभी ये सब प्रोजेक्ट अपने टाइम लिमिट से पीछे चल रहे हैं।
इसके बाद बात हो की गई है कि नेवी के बजट को बढ़ाया जाए। नेवी का अभी जो बजट है वो पूरे डिफेंस में से मात्र 12% है, पूरे डिफेंस के बजट में से, तो उसको कम से कम 18%, 20% तक बढ़ाया जाए। पूरे डिफेंस बजट का एटलीस्ट 5वां हिस्सा नेवी को मिलना चाहिए। और चौथी बात क्या कहते हैं कि एक नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए, एक नेशनल स्ट्रेटजी बननी चाहिए मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि मैरीटाइम सिक्योरिटी बिट्स एंड पीसेस में नहीं हो सकती कि आपने एक नाव खरीद ली, एक शिप खरीद ली, एक नेवल वेसल खरीद लिया, उससे आपकी सिक्योरिटी नहीं बढ़ेगी। आपको एक ओवरऑल पॉलिसी बनानी पड़ेगी, जिस प्रकार से चाइना ने 2010 के आसपास किया कि अपने पूरी इंडस्ट्री को, पूरी शिपिंग इंडस्ट्री, चाहे वो नेवल हो चाहे वो सिविल हो, उस सब में एक साथ सुधार आया। तो भारत को भी एक साथ सुधार करना होगा अपने फिशरीज सेक्टर में, अपने नेवल सेक्टर में, मर्चेंट यानी जो व्यापार के लिए शिप बिल्डिंग है उसमें, इन सब सेक्टर्स में एक साथ सुधार करेंगे, तभी भारत अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को कर पाएगा। और फिर वो कहते हैं कि जो समुद्री सिक्योरिटी की बात हो रही है, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात हो रही है, इसके दोनों पक्षों को हमें हमेशा ध्यान में रखना होगा। इसका एक सिक्योरिटी यानी सुरक्षा वाला पक्ष भी है और दूसरा इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्रीय पक्ष भी है। इन दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर ही भारत अपने मैरीटाइम सिक्योरिटी इंश्योर कर पाएगा। तो बहुत खास बातें नहीं थी, लेकिन मोटा मोटा आप जान सकते हैं कि अगर सिक्योरिटी के मसले पर, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात होती है, तो एक चैलेंज ये भी है कि नेवल सिक्योरिटी के मामले में भारत थोड़ा पिछड़ा है और इसको सुधारने के लिए ये 4-5 कदम जो बताए गए हैं इनको उठाया जा सकता है। तो आज के 2 एडिटोरियल्स में इतना ही था। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स आज के अखबारों में नहीं थे। मिलते हैं आपसे कल एडिटोरियल एनालिसिस के अगले एपिसोड में।